जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे, मेहनत के साथ तैयारी में लगे होंगे बीएड प्रवेश परीक्षा की। साथियों, आप लोगों को पता है डेली दोपहर 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज ये हमारी 28वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 27 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड करें। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन जीके जीएस की क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे आप लोग। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और हर एक प्रश्न के लिए आप सभी के पास 5 सेकंड का समय होगा, आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और पहला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पेपर में, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगाएं आप लोग कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दोस्तों, पुरस्कार से जो है 1 से 2 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, बॉक्सिंग के क्षेत्र में। दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। आंसर देने का प्रयास करें भाई। सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें भाई, जिससे सभी के पास ये क्लास पहुंच जाए। चलिएगा, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों, पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? आंसर दे सकते हैं कोलकाता में 1911 में, कोलकाता में 1931 में, कोलकाता में दिल्ली में 1950 में, 1896 में, कोलकाता में। जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? दोस्तों, 1911 में जो है कोलकाता में गाया गया था। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को जो है पहली बार गाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 5 का। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? आपसे प्रश्न पूछता है तो ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, और कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? चलिएगा, माई ट्रूथ विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा दोस्तों, यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा माई ट्रूथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिखा था। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? माई ट्रूथ। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? दोस्तों, इस जीके जीएस की क्लास को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। हमने 27 क्लासेस प्रोवाइड कर चुकी हैं और यहाँ पर 28वीं क्लास ही है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न कवर किए जाते हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कंसाइज करने का प्रयास किया जाता है। आप लोग इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा। 3 बजे
कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? आप सभी को पता होना चाहिए, कालिदास। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम कह सकते हैं, और कुमार संभवम, ये सभी महाकाव्य किसके हैं? कालिदास के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन पुस्तक लिखी है? चलिएगा, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। द लिविंग माउंटेन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा जो है द लिविंग माउंटेन पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा था? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गेहूं, जौ, चावल, इनमें से कोई नहीं। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज जो है कौन सा था? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों जौ। ठीक है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो उपयोग में लाया गया अनाज था वो था आपका जौ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जुलाई को, 12 मई को, 5 नवंबर को, 26 दिसंबर को। चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? आंसर देने का प्रयास करें सभी स्टूडेंट। यहाँ पर भाई सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें, और ये क्लास आपको कैसी लगती है एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी बच्चे यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में, हड़प्पा में। चलिएगा, किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? तो लोथल में जो है दोस्तों बंदरगाह पाया गया था, और लोथल ये आपका प्राचीन स्थल है। कहाँ पर था? ये आपका था गुजरात में, पूछता है पेपर में। ठीक है, और कलिबंगा आपका कहाँ पर था? ये आपका राजस्थान में था। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, राजा अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताएं, राजा अशोक की मृत्यु जो है किस वर्ष में हुई थी? 232 ईसा पूर्व में, 240 में, 220 में, 250 में। चलिए, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए सभी स्टूडेंट। चलिएगा दोस्तों, 232 ईसा पूर्व में जो है अशोक की मृत्यु हुई थी। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र में, मगध में, समस्तीपुर में, राजगीर में। चलेगा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किस स्थल पर किया गया था? दोस्तों याद रखें, इंपॉर्टेंट है, मगध में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? कौन बताएगा भाई? आंसर दे सकते हैं आप लोग। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु। चलिएगा, गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? दोस्तों गुप्त वंश का जो फेमस राजा था वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपने नाम सुना होगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी आप सभी को जो है हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी खंड के आपको अलग अलग से वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, और जिसमें जो है लगभग 100 प्रश्न होंगे हर सेगमेंट में। जैसे हिस्ट्री हो गया, उसमें हम लोग 100 प्रश्न कवर करेंगे, लगभग 100 प्लस प्रश्न। उसके बाद आपका पॉलिटी हो गया, ऐसे इकोनॉमिक्स हो गया, सारी चीज़ों का हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। उसमें जो है इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पेपर में बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को कंसाइज करने का प्रयास करके उसको जो है प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। ठीक है, हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता बस आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग जो है क्लास में बने रहें और सेशन को लाइक ज़रूर करें। ठीक है भाई, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। चलिएगा, तो गुप्त वंश का जो प्रसिद्ध राजा था वो था आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें। इनमें से कौन जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? बताएं। कुमार गुप्त, धर्मपाल और गोपाल रामपाल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? आपको पता होना चाहिए
कुमारगुप्त जो था ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट है। आइए, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, अशोक को, बिंदुसार को? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? दोस्तों, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। चलिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा, यानी आर.डी. बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज करी गई थी। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिएगा, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण है। बीजिंग में, फिलीपींस मनीला में, इंडोनेशिया जकार्ता में, इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? मनीला में। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? रूस में, स्विट्जरलैंड में, भारत में, जर्मनी में? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? आंसर दें आप लोग, 5 सेकंड का समय आपके पास है। पेरिस में, मनीला में, रोम में, बीजिंग में? बताएं, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? चलिएगा, प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी दोस्त। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय दोस्तों रोम में स्थित है। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बता दीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण होती है। सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? ढाका, काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद? चलिए भाई, दोस्तों सार्क का मुख्यालय जो है आपका काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास करें। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू? दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, रिंग फेंस नीति जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। रिंग फेंस नीति जो है किससे संबंधित थी? तो ये जो है वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित थी। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग दोस्तों ये आपका बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? बताएं। चलिएगा, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 नंबर के क्वेश्चन का जवाब सबका सही आएगा। प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? 1657 में, 1857 में, 1757 में, 1957 में? ठीक है, तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध जो है 1764 में लड़ा गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? बताएं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो है कौन सा था? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो था वो था आपका असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, बताएं। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे? सूर्य सेन, ऑप्शन आपका यहां पर दोस्तों सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है अक्टूबर 1924 में होती है, ठीक है। और कौन कौन शामिल थे इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, और आपका योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। तो ये लोग जो है शामिल थे। अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1911 में जो है बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था, ठीक है भाई। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें, प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? चलिएगा, प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और रेलवे लाइन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? युगांतर, बंगाली केसरी और अमृत बाजार पत्रिका। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा केसरी पत्रिका जो है समाचार पत्र लिखा गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट है और इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखें, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? बताएं, कौन सा संघर्ष जो है बता सकते हैं यहाँ पर श्रमिकों से संबंधित था? चलिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष जो है औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय क्रांति की जननी किसे जाना जाता है? बताइए, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? मैडम कामा को, कस्तूरबा गांधी को, एनी बेसेंट को, सरोजनी नायडू को? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। चलिएगा दोस्तों, भारतीय क्रांति की जननी जो है किसे जाना जाता है? मैडम कामा को। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। चलिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे और इनके द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और जो बाद में जो है संविधान की प्रस्तावना कहलाया, ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे भाई? ये जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इन तीनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शब्द पंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों शब्द जो है पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया था ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है किससे संबंधित है? बताएं, भाग 4 जो है किससे रिलेटेड है? बता दीजिएगा भाई आप लोग। अच्छा, भाग 2 जो है किससे संबंधित है? ये आपका नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, नागरिकता से संबंधित है भाग 2। और भाग 3 आपका किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। पेपर में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। और उसके बाद आपसे भाग 4 की बात करता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के लिए ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। पहले जो है 7 थी लेकिन वर्तमान समय में 6 हो गई है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये आपका जो है
कह सकते हैं 11 है वर्तमान समय में, ठीक है। और नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में जो है वर्णित है नागरिकता, और किस अनुच्छेद में, 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 में जो है नागरिकता वर्णित है। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान की किस अनुसूची में पंचायत की शक्ति को शामिल किया गया है? अनुसूची 11 में, अनुसूची 12 में, अनुसूची 10 में, अनुसूची 2 में। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो यहां पर आपसे प्रश्न करता है संविधान की किस अनुसूची में पंचायत की शक्ति को शामिल किया गया है? तो अनुसूची 11 में जो है पंचायत की शक्ति को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सभी लोग एक बार सेशन को भाई लाइक कर दें, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, अच्छा प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर कर दें। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की याचिका यानी रिट जारी कर सकता है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय जो है कितने प्रकार की याचिका या कह सकते हैं रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के, 3, 2 और 1। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट यानी याचिका जारी कर सकता है। पहला विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है, भारत के संविधान ने किस देश के संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता को ग्रहण किया गया है? संसद से संबंधित अगर कोई भी प्रावधान आएगा आप तुरंत कहेंगे ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। संसद से संबंधित अगर बात किया जाएगा तो आप कहेंगे ब्रिटेन। लेकिन यहाँ पर बात करता है कि संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली, ये जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य है, नागरिकता है, मौलिक अधिकार है और भारतीय यहाँ पर दिया है संघ है। चलिए, हमने अभी आपको बताया दोस्तों नागरिकता जो है आपका 5 से 11 में वर्णित है और भाग 2 में, ठीक है। कभी कभी भाग भी पूछ लेता है कि नागरिकता जो है किस भाग में वर्णित है, तब आप कहेंगे भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 में, अनुच्छेद 5 से 11 में। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमने अभी आपको बताया है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या? प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमने अभी आपको बताया कि ये जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। और ये है आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 था। आपको ये क्लास कैसी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग सिलेबस जो है अपने पास रखें। हम आपको हर क्लास में बोलते हैं कि भाई आप बिहार से हैं, यूपी से, आप किसी भी स्टेट से हैं, बिना सिलेबस के लड़ाई नहीं होगी, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। वही हाल है, कहा नहीं जाता कि बिना हथियार के लड़ाई नहीं हो सकती है। तो आप लोग जब तक सिलेबस अपने पास नहीं रखते हैं तब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। और मैं जो आपको करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस के बाहर से ही कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड की जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा गया है, और उसके बाद आपको देखिएगा कुछ दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे दिया जाएगा वीडियो के फॉर्म में, ठीक है। जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में आपको मिलेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया। अगर आपको चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में बने रहने के लिए। रात में 8:30 बजे जो सामान्य हिंदी की क्लास होती है उसमें लाइव जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं। और दोस्तों 11:30 बजे करंट अफेयर सुबह होता है और इसको आप लोग जरूर कवर कर लीजिए करिएगा। ये 12 मिनट की वीडियो होती है, 10 से 12 मिनट की। और ये आप जो है यूपी बीएड हो गया, बिहार बीएड हो गया, आप किसी भी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है करंट अफेयर पोर्शन पूछा जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिएगा, और किसी भी वनडे एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये करंट अफेयर की क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए जाते हैं। उसके बाद आपका
हम लोग यहाँ पर 3 बजे करते हैं सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास, और जिसमें हम लोग पूरे 40 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, और रात में 8:30 बजे आपकी सामान्य हिंदी की क्लास होती है। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वे लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।